कैसे हो आप सब लोग। हम आज की जो टॉपिक है वो है आयोलिन या वायुजनित भू आकृतियाँ क्या है। आयोलिन जो शब्द है उसका संबंध हवा से है। इसका मतलब क्या हुआ कि जो हवा के द्वारा लाई गई है या उड़ाई गई है या उसके द्वारा जमा की गई है उस सामग्री से जो स्थलाकृतियाँ बनती है उसको हम आयोलिन जो स्थलाकृतियों के नाम से जानते हैं। जितने भी आपकी वायुजनित भू आकृतियाँ हैं वो मुख्य रूप से या तो रेगिस्तान में बनती है या उन स्थानों के ऊपर बनती हैं जहां पर वर्षा कम होती है, क्योंकि जहां पर वर्षा कम होगी वहीं पर आप लोगों को जो रेगिस्तान मिलेगा। आप लोगों को इसमें आप थोड़ी बहुत अशुद्धियाँ मिलेंगी, परंतु आप लोगों को ये चीज़ें समझ में आनी चाहिए। जब आप लोग लिखोगे तो आप लोगों को बिल्कुल सारी चीज़ें जब क्लियर होंगी तो आप लोग आसानी से लिख सकते हो। ठीक है। रेगिस्तान मुख्य रूप से शुष्क भूमि होती है जहां पर वर्षा तो कम होती है मगर वाष्पीकरण बहुत ज़्यादा होता है। इसका सीधा सीधा मतलब क्या हुआ कि जल ज़्यादा नष्ट होता है परंतु प्राप्त कम होता है। ठीक है। तो ऐसे क्षेत्र को क्या कहते हैं, हम रेगिस्तान कहते हैं। और मुख्य रूप से आप ये कह सकते हो कि इन क्षेत्रों के अंदर जो वर्षा होती है वो काफ़ी कम होती है। उदाहरण के लिए राजस्थान का क्षेत्र है जहाँ पर जो वार्षिक वर्षा है वो आपका 25 से 50 सेंटीमीटर के बीच में होती है वार्षिक। बल्कि बहुत सारे क्षेत्र ऐसे हैं राजस्थान के अंदर जहाँ पर आपकी जो वार्षिक वर्षा है वो केवल 10 से 15 सेंटीमीटर के आसपास ही होती है। तो उन क्षेत्रों के अंदर क्या होता है, आपकी जो जो एयोलिन टाइप की जो टोपोग्राफी है वो बनती है। ठीक है। हवा का कटाव, जो हवा है वह मुख्य रूप से 3 प्रकार से काम करती है। एक तो संघर्षण, एक अपस्फीति और तीसरा है घिसाव। 3 प्रकार से है। फर्स्ट है कि परिवहन के दौरान जब आपका अपरदन के कारण किसी भी पदार्थ के कणों के आकार में होने वाला जो कमी है उसको हम अब घर्षण बोलते हैं या घर्षण बोलते हैं, कमी जिसको हम बोलते हैं। दूसरा है अपस्थिति, अट्रेशन जिसको हम बोलते हैं। इसका अर्थ क्या है कि महीन धूल का पूरी तरह से उड़ जाना जिसमें मोटे और भारी पदार्थ बच जाते हैं उसको हम अस्फीति बोलते हैं। और तीसरा है घर्षण। घर्षण क्या है, खुरसने या घिसने से चट्टान का जो यांत्रिक रूप में घिस जाना उसको हम क्या बोलते हैं, घर्षण के नाम से जानते हैं। तो ये आपकी 3 प्रकार की जो प्रोसेस हैं वो मुख्य रूप से इसमें काम करती हैं। हवा का काम क्या है, एक कटाव है, एक परिवहन है और एक निक्षेपण है। 3 प्रकार के काम होते हैं। तो इसमें अपरदन की भू आकृतियां हैं जिसमें जूजवन है, यारडांग है, आपका पवन पुल है, इंसलबर्ग है, डोमेसाइल जो रेगिस्तानी फुटपाथ या रेगिस्तान का जो आपका क्या बोलते हैं उसको, रेगिस्तान का मैदान। ये 3 रूप से है। जैगवन क्या होता है, आप ये आकृतियां देखो। इन आकृतियां देखने से आप लोगों को क्लियर हो जाएगा कि जैगवन क्या होता है। जिजवन, जिजवन क्या होता है कि जब कोई भी स्तंभ खड़े हो और उनके नीचे वाला पार्ट बहुत ज़्यादा आपका स्टेबल ना हो तो उस कंडीशन में क्या होगा, जो नीचे वाला पार्ट है, जो ये वाला पार्ट है, ये वाला पार्ट है, ये आपका अपर्दित हो जाएगा। और इसके जो ऊपर है, ये आप लोगों को जो ये लाइनें दिख रही है, ये जो लाइनें दिख रही है ये कठोर पार्ट है और ये आपका नरम पार्ट है। तो ये क्या करेगा, ये उड़ जाएगा। तो इस कंडीशन में जो ऊपर वाला पार्ट है इसको हम बोलते हैं जेजुअन। ठीक है, ZEUGEN, जैगवन के नाम से जानते हैं। और ये आपकी वास्तविक स्थलाकृतियां हैं जो आप लोगों को इस तरफ दिखाई दे रही है। ये जैगवन की जो रेगिस्तान का भाग है वहां पर दिखता है। ये 30 मीटर तक अलग अलग हो सकती है। ठीक है। उसके बाद है यारडांग। यारडांग जो खड़ी ढलान होती है वो गहरी कटी हुई होती है, लटकती हुई चट्टान की चोटियां होती हैं जो नरम चट्टानों के रेगिस्तान तल में कटे हुए लंबे जो खांचे और गलियारे द्वारा एक दूसरे से अलग की जाती है। यारडांग में जानवर सबसे यारडांग जो स्थलाकृति है वो सबसे पहले चीन के तकलाकलाम रेगिस्तान में पाई गई थी। इसका नाम तुर्की शब्द यार से लिया गया है। इसका मतलब क्या होता है, रिज। आप लोगों को ये जो सामने दिख रही है, ये वाली है, ये वाली है, ये वाली है, ये यारडांग का एग्जाम्पल है। उसके बाद आपका पवन पुल। पवन पुल का मतलब क्या होता है कि तेज हवाओं के द्वारा चट्टान में लगातार घर्षण होता रहता है जिससे उसके छेद बन जाते हैं और बाद में जो ये छेद है एक बहुत बड़े होल के रूप में दिखाई देने लग जाता है। ऐसा छेद को हम पवन खिड़कियों के नाम से जानते हैं। घर्षण जो और जो अपस्थिति है उससे छेद अधिक चौड़े हो जाते हैं। तो ये आप ये देखो, ये आप लोगों को ऐसे दिखाई देगा कि जो गुफा है ये ऊपर
हार्ड रॉक है, ये हार्ड रॉक है, और बीच में कोई भी सॉफ्ट रॉक है, उसके अंदर से जो है हवा निकल गई है। ठीक है, उसके बाद है इंसलबर्ग। इंसलबर्ग एक जर्मन शब्द है जिसका अर्थ है द्वीपीय पर्वत। इसमें क्या होता है, इसमें आपका उष्ण कटिबंधीय भूदृश्य की एक विशेषता है, जिसमें विशेष रूप से सवाना में आमतौर पर ग्रेनाइट जैसी प्रतिरोधी चट्टानों से बना होता है। तो जिसमें आपका ये एक, जो आप ये कह सकते हो, एक स्तंभ की तरह दिखाई देता है, द्वीप समूह की तरह दिखाई देता है। ये बाकी एक क्षेत्र से अलग होता है। जैसे कि आप लोग इसको देखोगे तो ये एक अलग पार्ट है, ये अलग पार्ट है, ये बीच का पार्ट है, ये खाली होता है। जो ये वाले पार्ट हैं इसको हम क्या बोलते हैं, इंसलबर्ग के नाम से जानते हैं। डोमेशल्स क्या होते हैं, एक फ्रांसीसी शब्द है जिसका अर्थ है पृथ्वी का स्तंभ। इसमें क्या होगा, इसमें जब क्या होता है कि जब कोई भी चट्टान काफी हार्ड होती है तो उसके आसपास का जो क्षेत्र है वह अपर्दित हो जाता है, और अपर्दित होने के बाद उसके ऊपर आपकी एक जो स्ट्रक्चर सी खड़ी रह जाती है। आप लोगों को ये जो दिखाई दे रही है, ये आपके डोमिसाइल्स है, जिसमें ये एक पिलर की तरह दिखाई देते हैं। उसके बाद है रेगिस्तान फुटपाथ। इसमें क्या होता है, इसमें कंकड़, बजरी, रेत आदि जल के निकास के संपर्क में आती है, तो महीन भाग है वो उड़ जाता है, और जो भारी भाग है वह आपका एक रास्ते के रूप में इकट्ठा हो जाता है। तो जिसको हम क्या बोलते हैं, रेगिस्तानी पथ के नाम से। जैसे कि ये वाला पार्ट है जो एक मेंढ होती है, मेंढ के रूप में ये आप लोगों को दिखाई देने लगता है। आप लोग ये देख सकते हो, और आप लोग इसका ये एग्जाम्पल इस प्रकार से देख सकते हो। ठीक है, उसके बाद हमादा है। कभी कभी रेगिस्तान में क्या होता है, हवा के द्वारा उड़ाई गई रेत कठोर चट्टानों के सतह के को उजागर कर देती है। मतलब वो क्या करेगी, नरम चट्टानों को उड़ा के ले जाएगी और कठोर चट्टानें वहां पे हो जाती हैं। तो ऐसी सतह बहुत ज़्यादा विकसित हो जाती हैं, तो उसको हम क्या बोलते हैं, उसको हम हमादा के नाम से जानते हैं। उसके बाद निडल सुइया। जब तेज हवाएं द्वारा रेत को घर्षण होता है तो उस कंडीशन में जो कठोर चट्टानें हैं वह हमारी इस प्रकार से सुई के रूप में बच जाती हैं, जो बाकी का भाग है वो उड़ जाता है, तो उसको हम सुइया या निडल्स के नाम से जानते हैं। उसके बाद है निक्षेपित, लहर के निशान, बालू के टीबे, इसमें अनुप्रस्थ होते हैं, बारकान जिसको बोलते हैं, अनुधैर्य टीले बोलते हैं, स्टार ड्यून्स बोलते हैं, रेत के टर्बन बोलते हैं, रेत की चादर बोलते हैं, और परवाइल लाइक टीले बोलते हैं, और लेंस बोलते हैं। लहर के निशान क्या होता है, जिस प्रकार से पानी के अंदर लहरें आती हैं, तो उस प्रकार से जब छोटे पैमाने पर जो है रेत एक लहरों के समान में जमा हो जाता है। ठीक है, ये कब होता है, यह पैटर्न जो असंगठित तलछट है वो हवा या समुद्री लहरों और बहते पानी जैसे प्रतन कारकों द्वारा निर्मित होता है। आप लोग ये देखोगे, ये जब आप राजस्थान के अंदर जाओगे या किसी भी रेगिस्तानी जगह पे जाओगे, तो उस कंडीशन में आप लोगों को इस प्रकार के जो तटबंध है या इस प्रकार के जो आपके लहर के निशान देखने को मिलेंगे, कि इसमें रेत क्या होगा, आपका लहर के रूप में जमा होता रहेगा। बालू के टीले क्या होता है, जब कोई भी हवा अपने साथ रेत को उड़ा के लेके चलती है, तो उसको जब भी बीच में कोई भी एक अवरोध मिल जाता है, तो उस कंडीशन में वह एक टीले के रूप में वहां पर जम जाता है, तो उसको हम बालू के टीले के रूप में बोलते हैं। इसका जो टीले की दिशा वाला ढलान आमतौर पर कम 5 से 15 डिग्री, और विपरीत ढाल है वो लगभग 20 से 30 डिग्री के बीच में इसका एंगल होता है। आप लोग ये देखो, ये इधर से रेत आई, इधर से रेत आई, ये जमा हो गया 5 से 15 डिग्री, और इस तरफ इसका दूसरा पार्ट है, तो ये आपका 20 से 30 डिग्री। सेम कंडीशन यहाँ पे है। ठीक है, दूसरा है बारकान। बारकान में क्या होता है कि जिसमें जो रेत की आपूर्ति है सीमित होने के कारण मध्य गति की हवाएं एक ही दिशा में लगातार बहती रहती हैं, जिसके तौर पर आमतौर पर 1 से 50 मीटर ऊंचे छोटे अलग अलग टीले हो जाते हैं। ठीक है, ये आप लोगों को देखने को मिलेंगे। बारखान के नुकीले सिरे, उसको हम सिंग बोलते हैं, और नीचे की तरफ झुके हुए होते हैं, ये आपके हॉर्न होते हैं। ये जो आप लोगों को सिंगाई दे रहे हैं, ये हॉर्न होते हैं, और रेत के कण उसके चारों ओर शिखर के रूप में ऊपर बह जाते हैं। मतलब क्या होगा, आपकी पवनें आएंगी इस तरफ से, ये सींग की तरह आगे की तरफ चलेंगी, ये यहाँ पर जमा करती रहेंगी, तो इसको हम बारखान बोलते हैं। और ये जो आप लोगों की इस तरफ देख रहा है, इसको हम बारखान ड्यूंग बोलते हैं। सैफ एक उसके बाद है सैफ। सैफ एक अरबी शब्द है जिसका अर्थ है अर्थ, तलवार के आकार के टीले। इसका प्रयोग रेतीले के नुकीली लकीरें और अनुधेरे टीलों का वर्णन करने के लिए किया जाता है। सैफ एक लंबा संकरा रेत का टीला या टीलों के श्रृंखला होती है, जो आमतौर पर प्रचलित हवा की दिशा में समानांतर या दो से अधिक हवाओं के एक दूसरे के साथ न्यून कोण पर बहने के परिणामस्वरूप
बनने वाली दिशा के उन्मुक्त होता है। तो आप लोगों को ये दिख रहे हैं, ये आपके सेफ के एग्जाम्पल्स हैं, ठीक है। ये जितने के जितने आप लोगों को इधर दिख रहे हैं या इधर दिख रहे हैं। उसके बाद अनुदैर्ध्य टीले क्या होते हैं? एक विशाल लंबा रेत का टीला जो प्रचलित हवा के दिशा के समानांतर व्यवस्थित हो जाता है, उसको हम अनुदैर्ध्य टीला बोलते हैं। मतलब आप लोग देखोगे कि हवा ऐसे चल रही है तो इसके साथ साथ ये सारे के सारे जो टीले हैं या रेत है वो जमा हो जाता है। ये बीच वाला पार्ट है, यहाँ से हवा इसके जो कण है उसको रेत की प्रचुर मात्रा में ले जाते हैं और केवल जहां पर भी अवरोध होता है वहां पर ये जमा हो जाता है, तो उसको हम बोलते हैं लॉन्गिट्यूडनल ड्यून्स। उसके बाद है स्टार ड्यून्स। स्टार ड्यून्स क्या होता है? जब कोई भी रेत का टीला आपका एक तारे की आकृति का वहां पर जमा हो जाता है, जिसकी 3 या 4 भुजाएं निकल जाती हैं और एक बीच में पॉइंट ऊंचा होता है, उसको हम क्या बोलते हैं? स्टार ड्यून्स के नाम से जानते हैं। तो आप लोग ये देख रहे हो, ये स्टार ड्यून्स है, ये स्टार ड्यून्स है, ये स्टार ड्यून्स है, ये स्टार ड्यून्स है। तो सारे के सारे एक एग्जाम्पल है। रेत तटबंध क्या होते हैं? तटबंध का मतलब क्या होता है? जो किसी चीज को रोकता है। जो प्रचलित हवाएं हैं उसके समानांतर फैली हुई होती हैं, लेकिन उनमें ढहने वाले अग्रभाग नहीं होते, जो सेफ की विशेषता को बताते हैं। जैसे कि आप लोगों को ये दिखाई दे रहे हैं, ये तटबंध का एग्जाम्पल है, ठीक है। सपाट शीर्ष वाले रेत होते हैं, इनका जो ऊपरी भाग होता है वो बिल्कुल समतल होता है। उसके पारवाइलिक टीले क्या होते हैं? ये रेत के टीले स्पेशल निक्षेपण में पाए जाते हैं जहां हवा की गति तेज होती है, जहां लेकिन वनस्पति बहुत कम होती है। ये अपकर्षण गड्ढों के विपरीत दिशा में विकसित हुए हैं। ये टीले परवलय के आकार के दिखाई देते हैं, जैसे कि आप लोगों को ये पैराबोलिक ड्यून्स बोलते हैं जिसको, ये आप लोगों को ऐसे दिखाई देंगे। ये एक्सिस बनता है, ये पैराबोलिक ड्यून्स बनते हैं। ये सारे के सारे आप लोगों को एग्जाम्पल हैं। उसके बाद है रेत की चादर। कि रेत की चादर शब्द का प्रयोग ऐसे रेतीले अक्षेत्र के लिए किया जाता है जहां पर अत्यंत सपाट होते हैं और जिसमें छोटी छोटी लहरों के अलावा किसी भी प्रकार की स्थलाकृतियां उभार नहीं लेती, जो इस प्रकार के होते हैं। लीबिया का जो सलीमा रेत की चादर है वह इसका एक सबसे बेस्ट एग्जाम्पल है। तो उसके बाद है लेंस लास्ट। रेत के महीन कण हवा में उड़ते हैं। ये कण अपने स्रोत से बहुत दूर स्थानों पर जमा हो जाते हैं। किसी अक्षेत्र में जब ये जमाव हो जाते हैं तो उस कंडीशन में इसको हम बोलते हैं लोएस के मैदान। मतलब आप लोगों को जो लोएस के मैदान है वो इस प्रकार से दिखाई देंगे। तो ये था आपका एओलिन की स्थलाकृतियाँ। आप लोगों को वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। चैनल को सब्सक्राइब करें, चैनल को शेयर करें ताकि लोगों को फ़ायदा मिल सके। बहुत बहुत धन्यवाद।